नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबरों के महाबुलेटिन यानी न्यूज डिकोड खबर ए टू जेड में आपका बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि जरूरी है खबरों के पीछे की खबर को समझना, खबर के पीछे की खबर को लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। न्यूज डिकोड में पहली खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली नगर निगम में आज लोकतंत्र का ब्लैक फ्राइडे देखने को मिला। यहां एमसीडी मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्थायी समिति के लिए 6 सदस्यों के चुनाव के लिए पार्षद जुटे थे, लेकिन यहां जमकर झड़प हुई और कुर्सियां तक चल गईं। ये दिल्ली का दंगल है, सियासत की जोर आजमाइश है। एमसीडी के सदन में ड्रामा भरपूर है। मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, उससे पहले पार्षदों का शपथ ग्रहण भी था, लेकिन सब कुछ हंगामे की भेंट चढ़ गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच जमकर झड़प हुई। हंगामा इस पर शुरू हुआ कि एलजी के मनोनीत और चुने हुए पार्षदों में पहले कौन शपथ लेगा। पीठासीन अधिकारी ने पहले मनोनीत पार्षदों को बुला लिया तो आपके पार्षदों में धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई। कुर्सियां उठाकर मारपीट भी हुई। कुछ पार्षद टेबल पर भी चढ़ गए। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एलजी की ओर से मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने पर भी आपत्ति जताई थी। आम आदमी पार्टी की ओर से शैली ओबराय और बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता मेयर उम्मीदवार हैं। हंगामे के कारण न तो शपथ ग्रहण हुआ और न ही मेयर का चुनाव। इधर कांग्रेस ने इस चुनाव में वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। तो दिल्ली के नगर निगम चुनाव में जिस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है, सियासी वार पलटवार भी जारी है। ये हालात जल्द शांत होते नहीं दिखते हैं। पूरे विवाद और मौजूदा समीकरण से बन रही स्थिति को डिकोड कर लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी के सदन में बहुमत है। ये जानते हुए भी बीजेपी ने अपना मेयर उम्मीदवार उतार दिया है। आम आदमी पार्टी नंबर के आधार पर बीजेपी से कहीं आगे है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर 14 में से 13 नामित विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, जो मेयर चुनाव में वोट डालेंगे। 10 सांसदों को भी वोटिंग का अधिकार है, जिसमें 7 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो 3 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से हैं। इसलिए कुल जिन 274 चुने गए नुमाइंदों को वोटिंग का अधिकार है, उसमें 150 की संख्या तो अकेले आम आदमी पार्टी के पास है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 113 वोट है। बीजेपी ने मेयर चुनाव के लिए सीनियर नेता रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि तीसरी बार पार्षद बनी है। बीजेपी नंबर गेम में भले ही पीछे है, लेकिन एमसीडी में दल बदल कानून लागू नहीं होता, ये बात आप भी जानते हैं, और ना ही कोई विप काम करता है। तो अगर जोड़ तोड़ हुई तो संभावनाएं असीमित है, ये आप जान लीजिए। तो अब अपने दर्शकों को दिल्ली के बाद उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव से लोगों में दहशत भर रही है। कई परिवार यहां से पलायन कर रहे हैं, तो पर्यटन पर भी इसका असर पड़ रहा है। प्रदेश सरकार इसको लेकर गंभीर है और एहतियाती कदम वो उठा रही है। जोशीमठ में बीते कई दिन से जमीन धंसने की घटनाएं हो रही हैं। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक लगातार जमीन धंसने के कारण 550 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं, जिनमें करीब 66 परिवार घर छोड़कर जा चुके हैं। इन्हें नगर पालिका के रैन बसेरों में ठहराया गया है। दरारों का बढ़ना जारी है। एनटीपीसी की परियोजना समेत तमाम निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं। इसका पर्यटन पर भी बड़ा असर पड़ा है। होटलों में 30% से ज्यादा बुकिंग निरस्त हो गई है। औली और जोशीमठ रोपवे भी बंद कर दिया गया है। प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन की टीम ने प्रभावित इलाके का दौरा भी किया है। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। 4 दिन पहले भी समीक्षा बैठक कर चुके हैं। सीएम शनिवार को जोशीमठ में जायजा भी लेंगे। सीएम ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में नीचे से पानी आने की वजह से दरारें आई हैं। मकानों और सड़कों पर जो दरारें हैं, उनका आकलन किया जाएगा। जोशीमठ उत्तराखंड के पर्यटन केंद्रों में आता है। ये वही पवित्र नगर है जहां सर्दी के मौसम में भगवान बद्रीनाथ विराजते हैं। आइए यहां के मौजूदा हालात को डिकोड कर लेते हैं। भूस्खलन और मकानों की दरारें यहां दिन ब दिन बढ़ रही हैं। मसला बहुत गंभीर है, इसलिए सरकार भी चिंता में है।
विशेषज्ञों की टीम भी पहुंच चुकी है जो हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन ये हालात बने क्यों, इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। असल में यहां कई प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें एनटीपीसी का तपोवन प्रोजेक्ट भी शामिल है। तपोवन बांध की टनल जोशीमठ के नीचे से होते हुए हेलन घाटी में अलकनंदा नदी में खुलती है, लेकिन बीते साल जब ऋषि गंगा में बाढ़ आई थी तो बड़ी मात्रा में मलबा इस टनल में घुस गया था। इसकी वजह से अलकनंदा में जहां टनल खुलती थी वहां से इसका मुंह बंद हो गया, जिससे मलबा या पानी नहीं निकल पा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसी वजह से टनल में गैस बन रही होगी और वहीं अंदर मौजूद मलबे को ऊपर की तरफ फेंक रही होगी, जो फूटकर जोशीमठ में निकल रहा है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है, जो उन्होंने IBC 24 को बताया है, कि जल्द ही एहतियाती कदम नहीं उठाए गए तो जोशीमठ जैसे पौराणिक नगर का नामो निशान मिट जाएगा, जो हम सब के लिए चिंता का विषय है। पहले भी वैज्ञानिक और पर्यावरण कई बार तेजी से बढ़ रहे निर्माण और विकास कार्यों को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। अब सोशल मीडिया में भी कई तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं और जोशीमठ को बचाने की मांग की जा रही है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जब झेल नहीं पाएगी इंसान की हसरतों का बोझ तो चीर ही लेगी खुद को तुम्हारे पैरों तले की जमीन। तो आगे बढ़ते हैं। बीते करीब 3 दशक से अयोध्या का राम मंदिर देश का सियासी उठापटक की वजह रहा। अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है तो इसकी तारीख का ऐलान हुआ है, तो फिर से राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। त्रिपुरा की जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार होने की तारीख का ऐलान किया, सियासी बयानबाजी बढ़ गई। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। दरअसल इस ऐलान के साथ अमित शाह ने राहुल गांधी को भी निशाना लेते हुए कहा कि वो जो पूछते थे कि राम मंदिर बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, वे कान खोल कर सुन ले। गृह मंत्री ने जनसभा से जब अयोध्या में राम मंदिर का क्रेडिट लेने की कोशिश की तो कांग्रेस भी पलटवार करने की मूड में आ गई। न्यायालय के आदेश पर बना है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। उसका ट्रस्ट बनाया गया, उसके संगठन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उससे बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। गृह मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। झूठ बोलने वाली ताकत तो सुन लो, अमित शाह जी ने कह दिया है 1 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा। हमने कभी आस्थाओं के साथ में खेलने की शुरुआत नहीं की है, ये शुरुआत की कांग्रेस ने। इसलिए कांग्रेस को ये बताना पड़ता है कि हम भगवान राम के साथ हैं, ये कहना पड़ रहा है। और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ये करने की कोशिश कर रही है। बयानबाजी की इस बयान ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अयोध्या में बन रहा श्री राम का मंदिर करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था का प्रतीक तो है ही, साथ ही देश की सियासत की अदावत की बड़ी वजह भी है। तो अमित शाह के ऐलान के बाद लाजमी था कि विरोधियों के सियासी बयान आएंगे, और आए भी। जिस तरह से माहौल बना हुआ है उन स्थितियों का डिकोड करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज बीजेपी जितनी मजबूत है वो राम नाम के ही सहारे है। सियासत में समय का बड़ा खेल होता है और इस बात को आप भी समझते हैं। जो इसे समझ गया उस मुताबिक चाल चल गया, उसका फायदा तय। तो क्या इसे संयोग मात्र कहा जाएगा कि जनवरी 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा? ठीक 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी मंदिर निर्माण की टाइमिंग बीजेपी के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मंदिर को तैयार होने में 1 साल का वक्त बाकी है और अभी से बीजेपी 2024 चुनाव का एजेंडा सेट करने में लग गई है। अमित शाह का बयान बताता है कि साल 2024 के चुनाव में बीजेपी राम मंदिर निर्माण को अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जनता के सामने रखेगी, गिनाएगी। वैसे राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए हमेशा से फायदेमंद रहा है, इसलिए कांग्रेस हमेशा से इस फैसले के पीछे कोर्ट का आदेश बताती रही है। कांग्रेस ने इस बात पर हमेशा जोर दिया कि राम केवल किसी एक पार्टी के नहीं है, वो पूरे जनमानस के हैं, सीमाओं से परे हैं, उनकी आराधना सबका अधिकार है और दूसरे विपक्षी दल बीजेपी के मंदिर काट कैसे ढूंढते हैं, ये समझने वाली बात है। तो अब अपने दर्शकों को छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी मिशन 2023 की बिसात बिछनी शुरू हो गई है।
जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह करने वाले हैं, जो कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। अमित भाई शाह कोरबा में आकांक्षी जिलों की समीक्षा बैठक के साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इधर शाह के इस दौरे को लेकर कांग्रेस हमलावर क्यों है, वो जानने के लिए आप हमारी रिपोर्ट देखिए। चुनावी चाणक्य और बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह शनिवार को कोरबा आएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। शाह आकांक्षी जिलों की समीक्षा के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान शाह बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ आगामी चुनाव की रणनीतियों पर भी चर्चा करेंगे। शाह के दौरे को लेकर बीजेपी उत्साहित है तो कांग्रेस कटाक्ष कर रही है। एक सांगठनिक व्यवस्था है और सांगठनिक व्यवस्था के तहत कोरबा क्षेत्र जो है, उस कोरबा में आज हमारे कल गृह मंत्री जी का प्रवास है और 164 जगहों पर यह प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया है, उसमें कोरबा भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में जो भी आता है उसका स्वागत है। छत्तीसगढ़ अतिथियों के सत्कार के लिए जाना जाता है, लेकिन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी अंधेरे में हाथ पैर चला रहे हैं। यहाँ कुछ संभावना नहीं है। जाहिर तौर पर बीजेपी अमित शाह के दौरे के बहाने न केवल छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेगी, बल्कि लोकसभा चुनाव में हारी सीटों को जीतने के लिए बनाए मिशन 144 के लिए भी है। तो छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारी सियासी दलों ने तेज कर दी है। आइए छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मौजूदा स्थिति और अमित शाह के इस दौरे के मायने क्या हैं, उसे डिकोड कर लेते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता खोई थी, ये बात आप जानते ही हैं, लेकिन वो हर हाल में जीत हासिल करना चाहती है। प्लान के तहत बीजेपी उन सीटों को टारगेट कर रही है जहां वो पहले जीत चुकी है और 2019 में हार का अंतर 50,000 से कम था। इन सीटों में छत्तीसगढ़ की कोरबा और बस्तर सीट भी शामिल है। अमित शाह का ये दौरा चुनावी तैयारियों के लिहाज से बहुत अहम है। वो बीजेपी के लिए चुनावी बिगुल फूकेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दे सकते हैं। कुल मिलाकर यह तो तय है कि अमित शाह के कोरबा दौरे के पीछे मकसद बहुत साफ है। पहला, 2023 में छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी और दूसरा, 2024 में केंद्र में सत्ता की कुर्सी बरकरार रखना। अब देखना है कि कोरबा में शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्या गुरुमंत्र देते हैं और उनका दौरा छत्तीसगढ़ बीजेपी को कितना बूस्ट कर पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और अब आपको पड़ोसी राज्य यानी मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी करणी सेना की नई जुगलबंदी देखने को मिल रही है। राजपूतों से जुड़े संगठनों की 21 सूत्री मांगों को सरकार ने फाइनली मान लिया। अब नए सियासी समीकरण में सवाल यह है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस इससे कैसे पार कर पाएगी। सरकारें राजपूत ही हटाते हैं, राजपूत ही बिठाते हैं, नहीं पसंद आई हटा दी। ये गर्जना एमपी के लिए नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लिए है। एमपी की धरती से तो बस आंदोलन का ऐलान किया गया है। दरअसल सालों से जिन 21 सूत्रीय मांगों को लेकर राजपूतों से जुड़े संगठन सड़कों से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें सीएम शिवराज ने एक झटके में मान लिया। सालों बाद पूरी हुई यही मांग अब दूसरे प्रदेशों के लिए गले की हड्डी बनी जा रही है। तो आज मां पद्मावती का यहाँ स्मारक मध्य प्रदेश की धरती पर भोपाल में बनने जा रहा है और हमारी काफी दिनों से ये मांग थी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की, अन्य संगठनों की। ये भूमि पूजन हुआ है, हमें बहुत खुशी हो रही है। इधर बीजेपी नेता दूसरे प्रदेशों में भी ऐसे ही फैसले लेने की नसीहत दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि राजपूतों को अगर किसी ने प्रताड़ित करने का काम किया है तो वो बीजेपी ही है। भारतीय जनता पार्टी तो समेकित विकास, हर वर्ग के विकास और हर वर्ग के कल्याण की बात करती है। भोपाल में अगर राजपूत समाज को किसी ने जमीन दी तो दिग्विजय सिंह जी की सरकार दी है। ये तो केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, करना कुछ नहीं है इनको। राजपूत समाज को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किसी ने किया थी भारतीय जनता पार्टी। आरक्षण और सवर्णों के मुद्दे पर अक्सर गर्म रहने वाला मध्य प्रदेश और सालों पुरानी राजपूतों की पूरी होती मांग, ये मसले चुनावी साल में बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। तो राजपूतों से जुड़े संगठनों की मांगे मानकर शिवराज सरकार एक कदम आगे तो बढ़ गई है। इसके सियासी असर की स्थिति को समझते हैं। असल में ऐसे तमाम वर्ग और संगठन जिनकी मांगे सालों से पूरी नहीं होती,
चुनावी साल में ये जोर शोर से उठाई जाती है। ऐसा ही करणी सेना ने किया तो बीजेपी सरकार ने भी हामी भरते हुए बड़े वोट बैंक को अपनी ओर खींचा है। इस जुगलबंदी से कांग्रेस को झटका जरूर लगा है और कांग्रेस वोट बैंक में लगी सेंध की क्या काट निकालेगी ये तो आगे ही पता चलेगा। हालांकि दूसरे राज्यों में भी सरकारों के ऊपर ऐसी मांगों को मानने का प्रेशर रहेगा। हाल ही में उमा भारती ने लोधी समाज के सम्मेलन में वोट देने को लेकर उनको उनकी मर्जी से फैसला लेने की बात कही थी, आपको ध्यान होगा। इस बयान के भी अलग अलग मायने निकाले गए थे। जाहिर है चुनावी साल है तो समाज के नेता और संगठन अपने अपने तरीके से सक्रिय हैं।